हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 17 फरवरी 2025 मंडे यानी सोमवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एज़ यूजुअल रोज़ की तरह मेरी फिर से आप लोगों के सामने ये एक विनती, एक रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग ये सेशन देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी नया सीख रहे हैं, कुछ हेल्प आपको हो रही है, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें सो दैट थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को ही मिलेगा कि ये जो सेशंस हैं वो इसी तरीके से यूट्यूब पर लंबे समय तक चलेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो QR कोड या UPI ID दी गई है इसका इस्तेमाल करें और जितना भी आपको कंफर्टेबल लगे उतना आप यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट को इग्नोर या नज़रअंदाज नहीं करेंगे। चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो ये हमारा आज का न्यूज़पेपर है। इस न्यूज़पेपर में अगर हम बात करें तो परसों शाम, ये जो बेसिकली आज मेन पेज पर खबर है वो यही है, परसों शाम यानी कि सैटरडे की इवनिंग अराउंड रात को 9 बजे के आसपास नई दिल्ली जो एक रेलवे स्टेशन है वहाँ पर एक हादसा हुआ है ना। हादसा, एक स्टैम्पीड, एक भगदड़ मची और इसमें कई सारे लोगों की जो है वो जान चली गई है। बेसिकली अब इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं या क्या कारण है कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों हुआ, इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों बढ़ी, उसके पीछे जो मतलब शुरुआती बातें सामने आ रही हैं वो यही हैं कि एक तो जो है वो रश बहुत हो गया था प्लेटफॉर्म्स पर, कुछ ट्रेनें जो हैं वो लेट चल रही थी और ये भी बताया जा रहा है कि मतलब कहीं पर ऐसी खबरें हैं कि एक ट्रेन का जो है वो प्लेटफॉर्म बदला गया, उस वजह से लोग जो हैं वो रश करके एक जगह से, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने लगे, है ना। और उस वजह से भी बहुत सारा वहाँ पर केओस हो गया और ऑफिशियली यहाँ पर 18 लोगों की जानकारी जो है वो दी गई है कि 18 पीपल हैव डाइड और इसमें से ज़्यादातर लोग जो हैं या वो जो स्पेशल ट्रेन थी जिसका ये लोग इंतज़ार कर रहे थे, जिसका प्लेटफॉर्म बदला गया, जैसी बातें सामने आ रही हैं वो हो रहा है, मतलब वो ट्रेन जा रही थी कुंभ के लिए, ठीक है, जो महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में उसके लिए। तो वैसे ही प्रयागराज में आपको पता है कि काफ़ी सारी भीड़ है इस समय। ऑलमोस्ट जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं टू द प्रयागराज, चाहे वो कहीं से भी हों, चाहे वो यूपी की तरफ से हों, चाहे इधर बिहार की तरफ से हों, चाहे नीचे MP की तरफ से हों, जहाँ से भी हों, ऑल द रूट्स आर क्लॉग्ड, ठीक है। सारी रूट्स, सारे जो रास्ते हैं वो बिल्कुल ट्रैफिक से भरे हुए हैं, है ना। तो आप या आपके अगर कोई जानने वाले या रिश्तेदार अगर कुंभ में जा रहे हैं या जाने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहें, सावधानी ज़रूर बरतें क्योंकि अभी वहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान में रख के अपनी जो जर्नी है उसको आप प्लान करें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, एक आर्टिकल हम लोग जो है वो आइडियाज़ पेज में देखेंगे आज। ये ज़्यादातर आपका उसी जो स्टैम्पीड हुआ है उसी को लेकर यहाँ पर खबरें आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आइडियाज़ पेज में जो हम बात करेंगे, आ सक्सेस स्टोरी लाइक अमूल, ठीक है। मतलब यहाँ पर बात की जा रही है कि जो हमने सक्सेस अचीव की है इन द फील्ड ऑफ मिल्क, है ना, मिल्क के सेक्टर में जो हमें सफलता मिली है, हम उसको अपना जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का सेक्टर है उसमें रेप्लिकेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं या क्यों हमें करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली एक महाराष्ट्र का एक जो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी होती है लाइक सह्याद्री फार्म्स करके है, उसका यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, उसके थ्रू बात की जा रही है। बट इट्स अ गुड आर्टिकल, अच्छा आर्टिकल है, एग्जांपल के साथ हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इकोनॉमी के पेज पर भी एक अच्छा आर्टिकल है जो बात कर रहा है अबाउट दी सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स, ठीक है, कि सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं और क्यों ऐसे बॉन्ड्स की जो डिमांड है, जो मांग है वो काफ़ी कम हो रही है, तो इस बारे में बात की जाएगी। देन इसके बाद हम लोग एक्सप्लेन पेज पर आएंगे और दो आर्टिकल्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एक यहाँ पर एग्रीकल्चर को लेकर एक स्कीम लॉन्च की गई है, दैट इज़ इन दी बजट में अनाउंस की गई है। हालांकि हम लोगों ने अपना जो बजट सीरीज़ है उसमें अभी एग्रीकल्चर वाला पोर्शन नहीं देखा है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग वहाँ पर भी देखेंगे, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है। स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, इसके बारे में बात की जाएगी। और एक आर्टिकल बात कर रहा है इंडिया के मिडिल क्लास को लेकर, ठीक है, कि मतलब जो 90s के दशक का मिडिल क्लास था वो ज़्यादातर जो है वो गवर्नमेंट
कंपनीज़ में या जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती थी उनमें एम्प्लॉयड था। लेकिन आज के समय में ये जो पूरा का पूरा आप कह सकते हैं सिनारियो है, ये बदल गया है। आज ज़्यादातर जो मिडिल क्लास है इट इज़ एम्प्लॉयड इन दी प्राइवेट सेक्टर, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जाएगी, ठीक है। और नीचे अच्छा एक आर्टिकल यहाँ पर दिया हुआ है, आई विल शेयर इट विद यू, इसको आप लोग एक बार जस्ट पढ़ लेंगे। ये आर्टिकल बात कर रहा है कि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, ठीक है। ये वहाँ का एक ट्रेडिशन था जो फिर लॉ बन गया। किस तरीके से लॉ बन गया तो उसके बारे में जस्ट आप एक बार रीड कर लेंगे, है ना। ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा आर्टिकल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग यू गो थ्रू दिस, ठीक है। चलिए, तो ये बेसिकली हमारे आज के 4 आर्टिकल्स रहेंगे, तो एक एक करके इनको हम लोग लेट्स सी देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल हमारा यही है, दैट इज़ अ सक्सेस स्टोरी लाइक अमूल। अब इस आर्टिकल में क्या बात हो रही है, देखो। तो इस आर्टिकल में बात ये कर रहे हैं कि इंडिया का, भारत का जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेक्टर है, यानी कि फलों और सब्जियों का जो क्षेत्र है, वो सीरियल्स यानी कि अनाज से तेज़ी से ग्रो कर रहा है, ठीक है। जो पूरा का पूरा क्रॉप एग्रीकल्चर का जो वैल्यू है उसका 30% के आसपास, 30% के आसपास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से आ रहा है। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑब्वियसली ज़्यादा पोषक भी होते हैं, न्यूट्रिशियस भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन पॉलिसी फोकस इस सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट इसको जो है वो एज़ कम्पेयर टू सीरियल्स, जैसे सीरियल्स में इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या है, जैसे कि वेयर हाउसेस की फैसिलिटीज़ दी जाती है या उसकी खरीदी के लिए एमएसपी का एक प्रावधान है, बट इस तरीके के प्रावधान जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए नहीं है। तो पॉलिसी का फोकस और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सीरियल्स के कंपैरिजन में फॉर द फ्रूट्स ज़्यादा नहीं है, ठीक है। विदाउट ऑर्गेनाइज्ड वैल्यू चेन्स, ऑर्गेनाइज्ड वैल्यू चेन्स भी नहीं है, प्रॉपर स्टोरेज नहीं है, एडिक्वेट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इस वजह से जो फूड एंड वेजिटेबल सेक्टर है, इसको एफएनवी कहा जाएगा आगे पूरे इस आर्टिकल में। जो एफएनवी सेक्टर है दैट रिमेन्स हाईली वल्नरेबल टू सीजनल ग्लट्स। सीजनल ग्लट्स का मतलब होता है, जैसे आपको पता है कि कोई फल या कोई सब्जी जो सीजनल फ्रूट्स या सीजनल वेजिटेबल्स हैं, जब सीज़न होता है तो उनकी मार्केट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेजेंस हो जाती है ना। तो सीजनल ग्लट्स की वजह से होता क्या है कि फिर जो है वो उस सब्ज़ी या उस फल का दाम बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तो किसानों को उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता, है ना। सब्ज़ी ख़राब भी हो जाती है, फल ख़राब भी हो जाते हैं। तो वही लिखा गया है, सीजनल ग्लिट्स की वजह से प्राइस क्रैशेस हो जाते हैं, वही मैंने आपको बताया, है ना। और पोस्ट हार्वेस्ट यानी कि कटाई के बाद फसल की लॉसेज होते हैं। अराउंड 8.1% फॉर फ्रूट्स एंड 7.3% फॉर वेजिटेबल्स आर लॉस्ट इन द पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू चेन, ठीक है। यानी कि लगभग 8% फ्रूट और 7% के आसपास जो वेजिटेबल्स हैं वो पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू चेन में, यानी कि जब उनकी खेत से उनको हटाया जाता है, निकाला जाता है, तो उसके बाद वो लॉस हो जाते हैं, अमाउंटिंग टू 37% ऑफ टोटल पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज ऑफ ₹1.3 ट्रिलियन एनुअली, ठीक है। ये बेसिकली नाबार्ड की एक कंसल्टेंसी सर्विसेज है, उसने ये डेटा दिया हुआ है कि 37% जो टोटल पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होते हैं, है ना, उसका 37% लॉस जो है वो फ्रूट एंड वेजिटेबल सेक्टर्स में हो रहा है। साथ ही साथ इसकी जो वैल्यू चेन है वो भी फ्रेगमेंटेड है। तो फार्मर्स टिपिकली रिसीव अबाउट 30% ऑफ व्हाट द कंज्यूमर्स पे फॉर एफएनवी, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए जितना आम जनता, आप और हम लोग जो है जब सब्जी खरीदते हैं या फल खरीदते हैं, तो जितना पैसा हम लोग पे करते हैं उसका सिर्फ 30% ही किसानों को मिल पाता है। यानी कि अगर हम लोग कोई चीज़ 100 रुपये में खरीद रहे हैं, कोई फल या कोई सब्जी, तो किसानों को उसका सिर्फ 30 रुपये मिल पाएगा, ठीक है। तो वट इफ दीज स्मॉल होल्डर्स जॉइन हैंड्स एंड फ्लोट फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीज द वे इट वॉज डन इन द केस ऑफ मिल्क। लेकिन अगर कैसा हो कि ये जो स्मॉल होल्डर्स हैं, मतलब जो ये किसान हैं, छोटे किसान हैं फल और सब्जियों के, ये साथ मिल जाएं और जो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनीज है उस तरीके का कुछ चलाना शुरू करें, जैसा मिल्क के केस में किया गया। अब यहाँ पर मिल्क की जो स्टोरी है उसको बताया गया है, मिल्क कोऑपरेटिव्स अंडर द लीडरशिप ऑफ वर्गीश कुरियन, ठीक है। वर्गीश कुरियन को आपको पता होगा कि फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, जो सफ़ेद क्रांति या दुग्ध क्रांति हमारे देश में आई थी उसके ये जनक माने जाते हैं। तो इन्होंने बेसिकली इंडिया का जो मिल्क लैंडस्केप है उसको चेंज कर दिया। पहले हमारा देश जो है वो मिल्क में काफ़ी ज़्यादा डेफिसिट हुआ करता था, और आज की देश समय में
हम दुनिया में सबसे ज़्यादा मिल्क उत्पादन करने वाले देश बन गए हैं। ठीक है, 239 मिलियन टन दूध हम लोग पैदा कर रहे हैं साल भर का। सेकंड नंबर पर यूएस है जो हमसे आधे पर है। ठीक है, एट आधे से भी कम पे, एट 103 मिलियन टन इन 23-24 का डेटा है। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी ये बता रहे हैं, जैसे अमूल जो ब्रांड है उसकी, है ना, ये क्लेम ये करता है कि जो फार्मर्स हैं, जो मिल्क फार्मर्स हैं, वो रिसीव करते हैं अराउंड 75 to 80% ऑफ व्हाट द कंज्यूमर पे। यानी कि अगर हम कोई दूध का उत्पाद अमूल का खरीद रहे हैं, लेट से वो 100 रुपये का है, तो उसका 75 या 80 रुपये जो है वो किसानों को मिल रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इससे कितना ज़्यादा फायदा किसानों का भी हो रहा है। ठीक है, तो द बिग क्वेश्चन फॉर पॉलिसी मेकर्स इज व्हाई इंडिया कैन नॉट रेप्लिकेट दिस सक्सेस स्टोरी ऑफ मिल्क इन द एफएनवी सेक्टर। तो सबसे बड़ा सवाल जो हमारे देश के, आप कह सकते हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, नीति निर्माता जो हैं, उनके लिए सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्यों हम ये जो हमारी सक्सेस स्टोरी रही है मिल्क की, इसको हम एफएमवी सेक्टर में रेप्लिकेट क्यों नहीं कर सकते। मतलब जैसी सक्सेस हमें वहाँ पर मिली है हम उसको यहाँ पर भी तो फॉलो कर सकते हैं, बट ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो चैलेंजिंग तो ज़रूर है। ठीक है, उसके पीछे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि डेयरी में क्या होता है, मतलब डेयरी या मिल्क के केस में क्या होता है कि आपको सिर्फ एक सिंगल कॉमोडिटी दैट इज़ मिल्क को हैंडल करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के केस में मल्टीपल कॉमोडिटीज़ जो हैं वो हैंडल करनी पड़ेंगी। ठीक है, सिर्फ एक सब्जी या एक फल तो है नहीं, है ना। जब हम फ्रूट एंड वेजिटेबल सेक्टर की बात कर रहे हैं तो इट कंप्राइजेस ऑफ ऑल द फ्रूट्स एंड ऑल द वेजिटेबल्स, सारे फल और सारी सब्जियों की बात हो रही है ना। मिल्क के केस में तो क्या है, सिर्फ आपको एक मिल्क को ही जो है वो, मतलब उसी का मैनेजमेंट करना है कि जहाँ से वो किसानों से मिल्क आ रहा है, उसके बाद अगर वो आगे किसी प्रोसेसिंग वगैरह के लिए जाता है ना, प्यूरिफिकेशन उसका होता है, पास्चराइजेशन होता है, फिर और कोई अगर उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, तो उन सब की जो वैल्यू चेन है या जो सप्लाई चेन है, सिर्फ एक सिंगल सप्लाई चेन से ही काम हो सकता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हर फ्रूट्स और हर वेजिटेबल्स के लिए कंडीशंस अलग अलग चाहिए, है ना। तो उन चीज़ों को यहाँ पर मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसके लिए इन्वॉल्व्स मल्टीपल कॉमोडिटी वैल्यू चेन्स ईच रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। वही मैंने आपको बताया कि फल और सब्जियों के केस में आपको हर वैल्यू चेन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अलग अलग तरीके का चाहिए। साथ ही साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर हाईली सीजनल भी होती हैं एंड ऑफन कंसंट्रेटेड इन स्पेसिफिक रीजन, मेकिंग देम सब्सेप्टेबल टू एक्सट्रीम प्राइस फ्लक्चुएशंस। ठीक है, अब ये भी है कि एक तो हर फल और हर सब्जी आपको हर सीजन में नहीं मिलेगी, है ना। कुछ सब्जियां या कुछ फल ऐसे होते हैं जो सर्दियों के समय में आते हैं, कुछ सब्जियां या कुछ फल ऐसे हैं जो गर्मियों के समय में आते हैं, है ना, कुछ ऐसे हैं जो मानसून के समय में आते हैं। तो फल और सब्जियां एक तो सीजनल है। दूसरी बात यह है कि हर फल और हर सब्जी जो है वो आपको देश के हर जगह पर उगती हुई नहीं मिलेगी। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ठंडे एरियाज़ में ग्रो करती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो गर्म इलाकों में ग्रो करती हैं, है ना। तो एक वो बात है। तो इसकी वजह से प्राइस फ्लक्चुएशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मतलब प्राइजेज़ में उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब इन प्राइजेस को स्टेबलाइज करने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तरीका ये है कि फार्मर्स को इंटीग्रेट किया जाए इनटू द वेल स्ट्रक्चर्ड वैल्यू चेन्स, है ना, ऐसी वैल्यू चेन्स जिनमें एग्रीगेशन हो, एसेइंग का मतलब होता है क्वालिटी एसेस करना, देन ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, एंड देन हैविंग अ डायरेक्ट मार्केट लिंकेजेस इन बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट्स। यानी कि किसानों को ऐसी वैल्यू चेन्स में शामिल करना जिसमें ये सारी फैसिलिटीज़ हों, और फाइनली उनको मार्केट लिंकेजेस भी मिले, डोमेस्टिक मार्केट में भी और एक्सपोर्ट यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में भी। दिस इज़ वाई द रोल ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बिकम्स क्रिटिकल। तो इसी वजह से या इन्हीं कारणों की वजह से जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी भूमिका या उनका रोल जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया दिया हुआ है, दैट इज़ अबाउट दी सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये एक ऐसी कंपनी है जो महाराष्ट्र के नासिक में ऑपरेट कर रही है, और ये बेसिकली एक हमें ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस प्रोवाइड करती है कि अगर हम इस तरीके की चीज़ें जैसा इन्होंने फॉलो किया है, अगर उसको हम भी फॉलो करते हैं तो हम पूरे के पूरे एफएनवी सेक्टर में जो है वो अच्छा कर सकते हैं। इस कंपनी को 2004 में विलास सिंधे नाम के एक व्यक्ति ने ओपन किया था, और सिर्फ 10 किसानों के साथ। ठीक है, आज इसका जो नेटवर्क है वो 252 गाँवों तक पहुँच चुका है, 31,000 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है, और 26,500 से ज़्यादा रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं इनके पास। ठीक है, एनुअल टर्नओवर जहां इस कंपनी का 2011-12 में 13 करोड़ हुआ करता था, वो आज लगभग 1550 करोड़ के आसपास है। ठीक है, और इनका जो टोटल रेवेन्यू है वो किस किस चीज़ से आता है वो भी यहाँ पर बताया गया है। मैंने हालांकि इसको हाईलाइट इसलिए नहीं किया बिकॉज जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग है ये, इसमें ऐसा कुछ नोट डाउन करने वाला नहीं है। ठीक है, कि इनका 64% रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट से आता है, 35% के आसपास एक्सपोर्ट मार्केट से आता है,
और ये 41 देशों तक अपना सामान जो है वो एक्सपोर्ट या अपने जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ग्रेप्स एंड टमाटोज जो है वो सबसे ज़्यादा इनका रेवेन्यू आता है 51% के आसपास। उसके बाद सिट्रस, ड्राई फ्रूट्स और मैंगोज़ वगैरह हैं। हालांकि टोटल एक्सपोर्ट रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो ग्रेप्स जो है, जो अंगूर होते हैं, उनका सबसे ज़्यादा डोमिनेंस है अराउंड 64% के आसपास, फॉलोड बाय मैंगो एंड अदर फ्रूट स्लाइसेस 18% और बनाना इज़ 13% के आसपास। ठीक है, तो एट द कोर ऑफ सह्याद्री सक्सेस, ये जो सह्याद्री की सक्सेस है, इसके कोर के पीछे क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है या क्या चीज़ किस वजह से ये सक्सेस इनको मिली है? इनकी एबिलिटी, दैट इज़ देयर एबिलिटी टू ब्रिज द गैप बिटवीन स्मॉल फार्मर्स एंड ग्लोबल मार्केट्स। ठीक है, जो छोटे किसान हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, जो ग्लोबल मार्केट्स है, उसके बीच का गैप इन्होंने कम किया। ठीक है, एग्रीगेशन, वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग और डायरेक्ट मार्केट लिंकेजेस को इंटीग्रेट करके, और साथ ही साथ इन्होंने जो इंटरनेशनल बायर्स हैं उनके साथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाया हुआ है, ताकि उससे ये इंश्योर हो सके कि जो भारतीय किसान हैं, जो इंडियन फार्मर्स हैं, उनको प्रीमियम मार्केट्स का एक्सेस मिल सके। ठीक है, हाँ, क्वालिटी और जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनको, मतलब जो भी ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए, बट उनको अच्छा मार्केट वगैरह मिल सके ग्लोबली। ठीक है, ये लार्जेस्ट ग्रेप एक्सपोर्टर भी है हमारे देश का। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्रेप एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड, और ये 90% ऑफ द जो इसके ग्रेप्स हैं वो यूरोपियन यूनियन और यूएई में ख़रीदे जाते हैं, और फार्मर्स को लगभग 55% ऑफ द एफओबी प्राइस, एफओबी का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड, यानी कि कोई सामान जब आपका एक्सपोर्ट हो रहा है तो एक्सपोर्टिंग कंट्री के बाउंड्री पर उसका क्या प्राइस है, बॉर्डर पर उसका क्या प्राइस है, दैट इज़ नोन एज फ्री ऑन बोर्ड प्राइस, एफओबी प्राइस। तो उस प्राइस का लगभग 55% के आसपास किसानों को मिल रहा है। दूसरा एक और क्रूशल एस्पेक्ट इनकी सक्सेस का ये है कि इन्होंने प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, टोमेटो की अगर हम बात करें तो इनका जो डोमेस्टिक रेवेन्यू है उसमें टोमेटो 35% के आसपास है, मतलब 35% रेवेन्यू टोमेटो से आता है। ठीक है, एंटायर प्रोड्यूस जो है वो प्रोसेसिंग में जाता है, केचप बनता है उससे, टोमेटो प्यूरी बनती है, सॉस का प्रोडक्शन होता है। तो इससे क्या होता है कि जब ग्लूट पीरियड्स होते हैं, मतलब वही जब सीजनल ग्लूट्स होता है, यानी कि जब मार्केट में टमाटर का सीज़न है और बहुत ज़्यादा टमाटर हो गए, ठीक है, अब अगर वो मार्केट में नहीं बिक रहे हैं तो होगा क्या, ख़राब होंगे, सड़ेंगे, है ना, और उसका किसानों को दाम भी नहीं मिलेगा। तो ये सारी समस्या इस तरीके की अगर आपकी प्रोसेसिंग यूनिट्स हों तो उसमें फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, कि आप साल भर उसका जो है वो केचप, टमाटो प्यूरी, सॉस वगैरह जो है वो बना सकते हैं, या जिस समय ग्लूट पीरियड है तो उस समय ज़्यादा बना के रख सकती है कंपनीज, तो ये फ़ायदा होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से होता क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट्स के एक्सपेंशन की वजह से ये लगभग 6000 प्लस से ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो भी जनरेट कर पाए हैं, और जिसमें से 32% जो है वो महिलाएं हैं। ठीक है, अब हमें ये जो सक्सेस है सह्याद्री फार्म्स का, ये एक अच्छा बेसिकली आप कह सकते हैं केस स्टडी या एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो जो सह्याद्री फार्म्स का सक्सेस है वो हमें एक ब्लूप्रिंट देता है कि इसको हम पूरे के पूरे जो एफ&बी सेक्टर है उसमें कैसे स्केल कर सकते हैं। 2024 के अगस्त तक की बात करें तो इंडिया की सरकार ने ये टारगेट लिया है 10,000 एफपीओज का, जिसमें से लगभग 8,875 एफपीओज जो है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुके हैं पूरे देश में। और इंडिया अगर ये जो 10,000 हाई इम्पैक्ट एफपीओज हैं, अगर इनको ये जो सह्याद्री फार्म्स की तरह स्केल अप कर सकें तो इससे पूरा का पूरा जो एफ&बी सेक्टर है वो रीडिफाइन हो जाएगा, जैसे कि मिल्क के सेक्टर में हुआ है। ठीक है, तो ये सह्याद्री फार्म्स कुड बी द दीवा डंडी, दैट इज़ लाइट हाउस। ठीक है, जैसे मिल्क के सेक्टर में अमूल एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस मतलब जो औरों को रास्ता दिखाता है। ठीक है, कि देखो हमने ऐसा किया, अगर आप भी ऐसा करोगे तो देयर विल बी सक्सेस, तो दैट इज़ नोन एज लाइट हाउस। तो जैसा अमूल एक लाइट हाउस की तरह प्रूफ हुआ है इन द मिल्क सेक्टर, उसी तरीके से सह्याद्री फार्म जो है वो भी एक लाइट हाउस हो सकता है इन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेक्टर। तो इसके लिए कुछ इंटरवेंशंस करने की ज़रूरत है 3 की एरियाज़ में। सबसे पहला ये है कि जो एफपीओज हैं, है ना, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के थ्रू स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। ठीक है, इनको जो है वो वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, डिजिटली इनका इंटीग्रेशन वगैरह किया जाए। ठीक है, जो एफपीओज हैं उनको ओएनडीसी जैसे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनके साथ इंटीग्रेट किया जाए ताकि इनका जो मार्केट एक्सेस है वो बढ़ सके। साथ ही साथ जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसपेरेंसी और ट्रेसिबिलिटी इन दी ट्रांजैक्शंस उसको इम्प्रूव कर सकता है। सेकेंड ये है कि रिवाइविंग एंड एक्सपेंडिंग ऑपरेशन ग्रीन्स एंड द नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, जो ऑपरेशन ग्रीन्स और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है उसको भी रिवाइव किया जाए और उसको भी एक्सपेंड किया जाए। भारत सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन्स को जो है वो 2018 में लॉन्च किया था
टू स्टेबलाइज द पेरिशेबल प्राइजेस। ठीक है, मतलब जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उनके प्राइजेस को स्टेबलाइज करने के लिए ये लॉन्च किया गया था। लेकिन इसमें जो बजट एलोकेट किया गया था वो बहुत कम था, सिर्फ 500 करोड़ का। ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। तो इससे पता लगता, और उसमें दूसरी बात ये भी थी कि इसमें एक विजनरी लीडर जैसे ऑपरेशन फ्लड या मैं कहूँ या ऑपरेशन जो हमारा ये मिल्क रिवॉल्यूशन को लेकर था, है ना, वाइट रिवॉल्यूशन जिसको कहते हैं, तो उसमें कुरियन जैसे जो विजनरी लीडर थे उनकी भी यहाँ पर कमी है। ठीक है, तीसरी बात यह है कि कमोडिटी स्पेसिफिक वैल्यू चेन अप्रोच मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड, ensuring at least 10 to 20% of fruits and vegetable produce is processed, preventing distress sales and stabilizing prices। ठीक है, कमोडिटी स्पेसिफिक यानी कि हर कमोडिटी के हिसाब से वैल्यू चेन अप्रोच जो है वो प्रायोरिटाइज करनी होगी, और ये इंश्योर करना होगा कि कम से कम 10 से 20% जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का प्रोड्यूस है उसकी प्रोसेसिंग हो। प्रोसेसिंग होने से फ़ायदा यही होगा कि एक तो डिस्ट्रेस सेल बच जाएगी। डिस्ट्रेस सेल का मतलब वही होता है कि जैसे मार्केट में किसी चीज़ का, जो मैंने आपको बताया ना, सीजनल ग्लूट का समय जब है, तो उस समय जब सीजन में मतलब मार्केट में किसी चीज़ की पैदावार बहुत ज़्यादा अगर पहुंच गई है तो दाम नहीं मिलता, तो किसानों को क्या करना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए कोई टमाटर का किसान है, लेट से, ठीक है, टमाटर इज़ अ हाईली पेरिशेबल प्रोडक्ट है ना, तो या आप कोई अगर उसका फ्रूट्स में ले लें तो आप बनाना ले लीजिए, बनाना का जो किसान है, ठीक है, तो उसमें होता क्या है, दीज आर हाईली पेरिशेबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो कोई टमाटर का किसान अगर मंडी में टमाटर लेके पहुंचा और बहुत सारे अगर टमाटर की पैदावार बहुत अच्छी हुई है, तो हर जगह से उतने ही किसान आएंगे, उतने ही वो टमाटर लेके आएंगे, है ना। तो होगा क्या कि मार्केट में उनको दाम तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब उतना सारा टमाटर मार्केट में आएगा तो उसको खरीदेगा कौन। ठीक है, डिमांड भी तो होनी चाहिए, तभी तो जो मार्केट में उसको खरीद रहे हैं वो उनसे उनको किसानों को कुछ दाम दे पाएंगे। फिर किसानों को क्या करना पड़ता है, उनको पता है कि इसको वापस हम ले जा नहीं सकते, पेरिशेबल प्रोडक्ट है, ख़राब हो जाएगा 2 दिन में, तो उनको फिर औने पौने दामों में उसको लाइक 2 रुपये 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उसको बेचना पड़ता है। तो वो जो डिस्ट्रेस सेल है वो बच जाएगी अगर ऐसी प्रोसेसिंग वगैरह हो पाएगी तो, क्योंकि प्रोसेसिंग से ये फ़ायदा है कि फिर उनको मार्केट में डायरेक्ट ऐसे समय में सेल करने की ज़रूरत नहीं है, वो इन प्रोसेसिंग यूनिट्स को दे सकते हैं और वहाँ से उनको अच्छा खासा दाम भी मिल जाएगा। ठीक है, और प्राइस भी स्टेबलाइज रहेंगे। तो इंडिया को क्या ज़रूरत है, एक नेशनल फ्रूट एंड वेजिटेबल बोर्ड की ज़रूरत है। जैसे कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया है ना, उसी तरीके से मिल्क सेक्टर के लिए बनाया गया, तो उसी तरीके से एक नेशनल फ्रूट एंड वेजिटेबल बोर्ड की ज़रूरत भी है, ताकि जो मार्केट लिंकेजेस हैं उनको स्ट्रीमलाइन कर सकें, एफिशिएंट वैल्यू चेन्स को प्रमोट कर सकें और इंटीग्रेट कर सकें रिटेलर्स लाइक सफल। ठीक है, सफल जो रिटेलर है उसको इंटीग्रेट कर सकें, ताकि किसानों को जो प्राइस है वो भी बेहतर मिले। लेकिन यहाँ पर जो सवाल है वो ये है, द क्वेश्चन रिमेन्स, कैन विलास शिंदे बी द वर्गीज कुरियन ऑफ इंडियाज एफ&बी सेक्टर। विलास शिंदे वही जिन्होंने ये सह्याद्री फार्म्स ओपन किया है, तो क्या ये भारत के वर्गीज कुरियन बन सकते हैं, मतलब भारत के जो फ्रूट एंड वेजिटेबल सेक्टर है क्या उसके ये वर्गीज कुरियन बन सकते हैं। द सह्याद्री एक्सपेरिमेंट हैज़ ऑलरेडी क्रैक द कोड। इन्होंने तो कोड क्रैक कर ही लिया है, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो बढ़िया काम कर रहे हैं अब। वट वी नीड नाउ इज़ टू स्केल पॉलिसी बेकिंग एंड अ चैम्पियन टू ड्राइव दिस ग्रोथ। अब हमें ज़रूरत यह है कि हम इस चीज़ को, जो हमें एक फार्म में देखने को मिल रही है, इसको हम पूरे के पूरे एफ&बी सेक्टर में रेप्लिकेट करें, इसको स्केल करें, पॉलिसी का इसमें साथ हो और कुछ ऐसे चैम्पियंस मिलें जो इस ग्रोथ को आगे ले जा सके। एम ये होना चाहिए कि फार्मर्स गेट एटलीस्ट 55 to 60% ऑफ द प्राइस बीइंग पेड बाय कंज्यूमर्स। टारगेट ये होना चाहिए कि जितना भी किसान, मतलब लोग पे कर रहे हैं, कंज्यूमर्स पे कर रहे हैं, उसका 55 से 60% जो है वो किसानों तक पहुँचे। और अगर इंडिया ऐसा कर सकता है तो वो उसका जो, इससे उसका जो फ्रूट एंड वेजिटेबल सेक्टर है वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, उसमें बदलाव आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप बात समझे। अच्छा आर्टिकल था, क्योंकि इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेक्टर जो कि कई सारी कमियों की वजह से या कई सारे आप कह सकते हैं लैकिंग की वजह से डिस्ट्रेस में है, वल्नरेबल है, उसकी बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। चलिए,
तो इस आर्टिकल में बात की गई है अबाउट इंडियाज़ सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स की एंड वाई इज़ डिमांड फॉर सच बॉन्ड्स वीक। ठीक है, इंडिया के सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स क्या हैं और क्यों इनकी डिमांड जो है वो काफ़ी कम है। ठीक है, देखें, कई सारी इमर्जिंग मार्केट्स की तरह इंडिया ऑल्सो टर्न टू सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स टू हेल्प फंड्स इट्स ट्रांजेक्शन टू अ लो कार्बन इकोनॉमी, बट इन्वेस्टर्स डिमांड रिमेन्स वीक। ठीक है, यानी कि कई सारी इमर्जिंग मार्केट्स की तरह इंडिया ने भी जो है ये सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स इशू करने शुरू किए हैं, ताकि जो हम चाहते हैं कि हमारी लो कार्बन इकोनॉमी हो, उसकी तरफ जो हम ट्रांजिशन चाहते हैं, उसके लिए हमें जो फंड्स हैं वो इन ग्रीन बॉन्ड से मिले। लेकिन समस्या क्या है कि इन बॉन्ड्स को खरीदने वाले इन्वेस्टर जो है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उनकी जो डिमांड है वो काफ़ी वीक बनी हुई है। जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं दे कैन हेल्प गवर्नमेंट रेज कैपिटल फॉर क्लीन एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडियाज इशूज have struggled to secure a meaningful greenium, that is lower borrowing cost typically associated with such bonds। ठीक है, अब ये greenium टर्म क्या मैं आपको बता दूंगा आगे। तो बेसिकली यहाँ पर ये लिखा गया है कि इन बॉन्ड्स के थ्रू सरकार जो है वो अपने क्लीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा कैपिटल रेज कर सकती है ना। लेकिन जो इंडिया ने इशूज़ किए हैं, जो इशू किए हैं बॉन्ड्स, उनमें मीनिंगफुल ग्रीनियम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ग्रीनियम बेसिकली क्या होता है वो आगे मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो प्लांट एलोकेशंस हैं, कई सारी स्कीम्स के लिए जो प्लांट एलोकेशंस हैं, जैसे कि ग्रिड स्केल सोलर, इनके जो स्कीम्स का एलोकेशन है उसको कम करना पड़ रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट काफ़ी म्यूटेड है। मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसलिए इंडिया जो है दैन इट इज़ रिलाइंग ऑन जनरल रेवेन्यू टू ब्रिज द फंडिंग गैप्स, कि उसको बाकी जगहों से जो भी रेवेन्यू आ रहा है वो उसका इस्तेमाल कर रहा है इन फंडिंग गैप्स को कम करने के लिए। तो एड्रेसिंग लिक्विडिटी इशूज़, improving reporting transparency and exploring sustainability bonds could help boost demand and expand green finance in the country। तो ये चीज़ें कुछ करके, यानी कि एक तो जो लिक्विडिटी इश्यूज़ हैं इनको एड्रेस करके, साथ ही साथ रिपोर्टिंग ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करके और सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड्स को एक्सप्लोर करके बूस्ट की जो डिमांड है इन बॉन्ड्स की उसको बढ़ाया जा सकता है और ग्रीन फाइनेंस जो है वो हमारे देश में एक्सपेंड किया जा सकता है। तो अब सवाल यही है कि व्हाट आर ग्रीन बॉन्ड्स। ग्रीन बॉन्ड्स होते क्या हैं? ठीक है, देखो, ग्रीन बॉन्ड्स ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आपको पता है कि बॉन्ड्स आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, उधार लेने का एक तरीका है। तो ग्रीन बॉन्ड्स ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट्स, कॉरपोरेशंस या मल्टीलेटरल बैंक्स जो हैं वो इशू करते हैं, जारी करते हैं, टू रेज फंड्स फॉर प्रोजेक्ट्स दैट रिड्यूस एमिशन और इन्हेंस क्लाइमेट रेजिलियंस। ठीक है, ये ऐसे स्पेसिफिक बॉन्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल इनसे जो पैसा मिलेगा उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाएगा जो या तो एमिशंस को कम करते हैं या फिर क्लाइमेट रेजिलियंस को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये समझ गए कि व्हाट आर ग्रीन बॉन्ड्स। ठीक है, ग्रीन बॉन्ड्स ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको गवर्नमेंट्स, कॉरपोरेशंस, मल्टीलेटरल बैंक्स जारी करते हैं और इससे जो पैसा आता है वो सिर्फ ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इशूअर्स जो हैं, इशूअर्स कौन? जो बॉन्ड्स जारी कर रहे हैं, है ना, जैसे गवर्नमेंट्स, कॉरपोरेशंस, मल्टीलेटरल बैंक्स, ये सब दे आर इशूअर्स। अब जो इशूअर्स हैं वो क्या करते हैं? दे टिपिकली ऑफर ग्रीन बॉन्ड्स एट लोअर यील्ड्स देन कन्वेंशनल बॉन्ड्स। कन्वेंशनल बॉन्ड्स जो अदर तरीके के बॉन्ड्स होते हैं उनके कंपैरिजन में इन बॉन्ड्स को जारी किया जाता है एट लोअर यील्ड। यील्ड का मतलब क्या होता है कि जो बॉन्ड खरीद रहा है, ठीक है, इन्होंने तो बॉन्ड इशू करे, अब जो उस बॉन्ड को खरीद रहा है उसको मैच्योरिटी पीरियड के बाद कितना पैसा उस बॉन्ड के थ्रू मिलेगा। ठीक है, तो दैट इज नोन एज यील्ड। तो उसको जनरली लो यील्ड पे दिया जाता है। तो उससे ये एश्योर होता है, एश्योरिंग इन्वेस्टर्स दैट द प्रोसीड्स विल बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो इससे इन्वेस्टर्स जो हैं उनको ये एश्योरेंस दिलाई जाती है कि इस बॉन्ड से जो भी पैसा आएगा उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स या ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए ही किया जाएगा। अब जो यील्ड में डिफरेंस होता है कन्वेंशनल बॉन्ड्स या आप कह सकते हैं जो नॉर्मल बॉन्ड्स हैं उनमें और ग्रीन बॉन्ड्स में, ठीक है, उसको कहा जाता है ग्रीन प्रीमियम या फिर ग्रीनियम। ठीक है, दिस डिटरमाइंस द कॉस्ट एडवांटेज ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स। अगर ग्रीनियम ज़्यादा होगा, ग्रीनियम इज नथिंग बट द डिफरेंस। ठीक है, अगर ग्रीनियम ज़्यादा होगा तो इससे इशूअर्स जो हैं उनको कम कॉस्ट पर वो फंड्स रेज कर सकते हैं।
तो इसकी वजह से जो ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी फॉर द इशूअर्स। कैसे? मान लो कि कोई कन्वेंशनल बॉन्ड जो है वो 10% के यील्ड पर जारी किया गया है और ग्रीन बॉन्ड जो है वो 5% पर किया गया है, ठीक है। तो उनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 10-5, दैट इज नोन एज ग्रीनियम और ग्रीन प्रीमियम। तो जितना ज़्यादा वो होगा, यानी कि जितने ज़्यादा कन्वेंशनल बॉन्ड्स ज़्यादा, मतलब उनकी वैल्यू ज़्यादा होगी, उनकी यील्ड, और या फिर आप कह सकते हो कि जो ग्रीन बॉन्ड्स की यील्ड है वो कम होगी क्योंकि डिफरेंस इज ग्रीनियम, ठीक है। इस ग्रीनियम या ग्रीन प्रीमियम को बढ़ाने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप कन्वेंशनल बॉन्ड्स की यील्ड बढ़ाएं या फिर जो ग्रीन बॉन्ड्स है उनकी जो यील्ड है उसको कम करें, ठीक है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि देखो जो इसका पैसा वापस चुकाना होगा, लेट से अगर इसको मैं थोड़ा सा आपको वैल्यूज़ के थ्रू समझाने की कोशिश करूं, लेट से 100 रुपये का बॉन्ड जो है वो जारी किया गया है, ठीक है। देयर इज़ अ बॉन्ड ऑफ 100 रुपीज़, और हम ये कह रहे हैं कि ग्रीन प्रीमियम को, लेट से कोई कन्वेंशनल बॉन्ड है वो, लेट से द कन्वेंशनल बॉन्ड इज 20% पर, दिस इज अ कन्वेंशनल बॉन्ड, ठीक है, जो 20% पर जारी किया गया है। तो यानी कि अगर इस कन्वेंशनल बॉन्ड को कोई खरीद रहा है 100 रुपये में, तो उसको मैच्योरिटी पीरियड के बाद 120 रुपया मिलेगा, ठीक है। वो 120 रुपये जाएगा कहाँ से? जो बॉन्ड जारी कर रहा है उससे, क्योंकि एक तरीके से उसने पैसा लिया है तो वो उस पैसे पर उसको इंटरेस्ट लौटाएगा वापस, तभी तो ये खरीद रहा है। नहीं तो जो खरीदने वाला है वो बेवकूफ़ थोड़ी अपने 100 रुपये क्यों खर्च करेगा वो, और उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो, है ना। सिमिलरली अगर हम ग्रीन बॉन्ड की बात करें तो लेट से ग्रीन बॉन्ड का जो यील्ड है वो 10% पर है, ठीक है। तो इनके बीच का जो ग्रीनियम या ग्रीन प्रीमियम है वो 10 हो गया, 10% हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो अगर 10% पर ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है, तो अब जो ये इशूअर है इसने 100 रुपये का बॉन्ड जारी किया है, तो इसको बदले में यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? सिर्फ 110 रुपये वापस करने पड़ेंगे। तो यानी कि उसको 100 रुपये चाहिए थे, वो मिल गए, और बदले में 110 रुपये उसकी जेब से गए। बल्कि कन्वेंशनल बॉन्ड के केस में 120 रुपये जा रहे थे, है ना। और वहीं अगर मैं कहूँ कि ग्रीनियम या ग्रीन प्रीमियम को बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाने का कैसे तरीका है मैंने बताया कि या तो आप इसको हाई कर लीजिए या आप इसको और लो कर लीजिए। चलो हम ये लेते हैं कि इसको यहीं पर रखा है, इसको और लो करते हैं। लेट से ये वैल्यू बन गई 5%, ठीक है। ग्रीन प्रीमियम की, ये ग्रीन बॉन्ड के जो प्रीमियम है, या आप कह सकते हैं जो इसका यील्ड है वो 5% है, ठीक है। तो इसका जो पूरा का पूरा ग्रीनियम होगा यहाँ से यहाँ तक, वो कितना हो गया अब? 15%। तो ग्रीनियम बढ़ गया, है ना, ग्रीनियम या ग्रीन प्रीमियम बढ़ गया। तो इस केस में अब जो ये इशूअर है इसको 100 रुपये चाहिए थे, वो उसको मिल गए, और बदले में मैच्योरिटी पीरियड के बाद उसको 105 रुपये लौटाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या है कि इशूअर के लिए यह फ़ायदा है कि उसको अगर ग्रीनियम ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन द कन्वेंशनल बॉन्ड्स एंड द ग्रीन बॉन्ड्स, इनके बीच का जो ये है यील्ड के बीच का जो डिफरेंस है, ये जितना ज़्यादा होगा उतना फ़ायदा ग्रीन बॉन्ड्स के इशूअर को मिलेगा कि उसको उतना पैसा कम देना पड़ेगा, यानी कि उसको सस्ते में फंड्स मिल जाएंगे, है ना। आपने 100 रुपये उधार लिए और बदले में आपको 110 रुपये देने पड़ रहे हैं, और वहीं आपने दूसरे केस में 100 रुपये उधार लिए और आपको बदले में 105 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो फ़ायदा किस में है आपका? आप उससे लोन लोगे ना, या उससे पैसा लोगे जो आपको बदले में 5 रुपये ले रहा है आपसे? 10 रुपये से थोड़ी लोगे, 20 रुपये से थोड़ी लोगे, समझ रहे हो बात, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, क्लियर है। चलो आगे देखो। इसके बाद जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स इन द ग्रीन बॉन्ड्स ऑफन सीक स्टेबल लॉन्ग टर्म रिटर्न्स एंड मे ऑल्सो हैव इंटरनल और एक्सटर्नल मैंडेट्स टू एलोकेट अ पोर्शन ऑफ देयर फंड्स टू ग्रीन फाइनेंसिंग, ठीक है। जो ग्रीन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं जो इस बॉन्ड को खरीदते हैं, उनको जनरली ये चाहिए होता है कि एक स्टेबल और लॉन्ग टर्म उनको रिटर्न्स मिल सके, और साथ ही साथ कभी कभी उनके उसमें एक ऐसा कोई मैंडेट भी होता है, कोई इंटरनल मैंडेट या कोई एक्सटर्नल मैंडेट है कि उनको अपना जितना भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें से कुछ % ग्रीन फाइनेंसिंग में इन्वेस्ट करना है। तो उसके लिए भी वो लोग लोन्स, इस तरीके के जो बॉन्ड्स है वो खरीदते हैं। डिस्पाइट देयर पोटेंशियल, ग्रीन बॉन्ड्स कंस्टिट्यूट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द डेट मार्केट एंड ओवरऑल क्लाइमेट फाइनेंसिंग। तो इसकी हालांकि पोटेंशियल काफ़ी अच्छी है, बट उसके बावजूद डेट मार्केट का ये काफ़ी छोटा हिस्सा है, ग्रीन बॉन्ड्स और क्लाइमेट फाइनेंसिंग का भी, है ना। As governments strengthen reporting practices and introduce incentives to attract investors, अब सरकार इसीलिए जो रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस हैं उसको स्ट्रेंथन कर रही हैं और कुछ इंसेंटिव्स लेके आ रही हैं ताकि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। अब ग्रीन बॉन्ड्स की क्या ज़रूरत है? तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स आर दोज दैट आर इशूड बाय सॉवरेन एंटिटीज लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच फॉर्मुलेटेड अ फ्रेमवर्क फॉर इशूइंग सच बॉन्ड्स इन 2022,
ठीक है, सरकार ने 2022 में एक फ्रेमवर्क बनाया था कि इन बॉन्ड्स को किस तरीके से इशू किया जा सकता है। इसमें पहले तो ग्रीन प्रोजेक्ट्स को डिफाइन किया गया है। ग्रीन प्रोजेक्ट्स इस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं, दोज दैट एनकरेज एनर्जी एफिशिएंसी इन रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कि किसी भी रिसोर्स को अगर हम यूटिलाइज कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए। पहली बात तो ये उसको एनकरेज करता है। दूसरा, कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने की बात करता है। देन क्लाइमेट रेजिलियंस को प्रमोट करता है और नेचुरल इकोसिस्टम को इंप्रूव करता है। तो ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो ये सारी चीज़ें करते हैं, दे आर डिफाइंड एज ग्रीन प्रोजेक्ट्स। 2022-23 से इंडिया ने जो सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स हैं उनको 8 बार अभी तक इशू किया है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने, और लगभग 53,000 करोड़ रुपए रेज किए हैं। हर साल सरकार लगभग 50%, जो सॉवरन ग्रीन बॉन्ड से पैसा आता है उसका 50% जो है वो इस्तेमाल करती है टू फंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट 3-फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स बनते हैं, जो इलेक्ट्रिक इंजन वगैरह बनते हैं रेलवेज के लिए, उसका इस्तेमाल 50% तो उस पैसे का इस्तेमाल यहाँ पर होता है। 2024-25 के लिए जो रिवाइज एस्टिमेट है फॉर एलोकेशंस टू द स्कीम एलिजिबल अंडर दी SGRBs इंक्लूड 12,600 करोड़ फॉर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मतलब इस साल का 24-25 की इन्होंने बात की है, जो फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है उसके लिए 12,600 करोड़ रुपए तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, 8,000 करोड़ रुपए जो है वो मेट्रो प्रोजेक्ट्स में जाएगा, और 4,607 करोड़ रुपए जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में जाएगा, जिसमें नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी है, और 124 करोड़ जो है वो जाएगा फॉर एफॉरेस्टेशन अंडर दी नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हैं, दीज आर व्हाट, ग्रीन प्रोजेक्ट्स, है ना। अब इन्वेस्टर्स जो है वो एक्साइटेड क्यों नहीं है, अगला सवाल ये है। इंडिया के जो सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स इश्यूज हैं हैव स्ट्रगल टू गेन ट्रैक्शन ड्यू टू म्यूटेड इन्वेस्टर डिमांड। ठीक है, वही मैंने कहा कि इन्वेस्टर्स की डिमांड नहीं है, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू सिक्योर अ ग्रीनियम। तो इसीलिए सरकार जो है वो पैसा उस सरकार को नहीं मिल पा रहा है। कई सारे एफर्ट्स किए गए हैं, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए रूल्स में कुछ थोड़ा सा आसान बनाए गए हैं। ऑक्शंस हैव सीन लिमिटेड पार्टिसिपेशन विद बॉन्ड्स ऑफन डिवॉल्विंग टू प्राइमरी डीलर्स। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इश्यूज हो रहे हैं कि ऑक्शंस में ज़्यादा लोग आ नहीं रहे। ठीक है, बॉन्ड जो है वो प्राइमरी डीलर्स के पास ही चले जा रहे हैं। वाइल ग्लोबली ग्रीनियम्स हैव रीच्ड 7 to 8 बेसिस पॉइंट्स, इन इंडिया इट इज़ ऑफन एट जस्ट 2 to 3 बेसिस पॉइंट्स। तो इंडिया में ग्रीनियम जो है वो ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है। दिस लिमिट्स द एक्सपेंशन ऑफ SRGBs एज अ वाइबल फंडिंग सोर्स। तो इसकी वजह से SRGB को एक वाइबल फंडिंग सोर्स नहीं बना पा रही है सरकार, क्योंकि लोग खरीद ही नहीं रहे, इन्वेस्टर्स खरीद ही नहीं रहे, है ना। अब उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है लिक्विडिटी का। जो स्मॉल इशू साइजेस हैं और जो इन्वेस्टर्स होल्डिंग बॉन्ड्स अंटिल मैच्योरिटी हैव स्टिफल्ड सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग रिड्यूसिंग देयर अपील। तो इससे हो क्या रहा है कि जो स्मॉल इशू साइजेस हैं, मतलब जिन बॉन्ड्स की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है और इन्वेस्टर्स उन बॉन्ड्स को होल्ड कर रहे हैं अंटिल मैच्योरिटी, तो इसकी वजह से जो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग है वो इफेक्ट हो रही है, वो कहीं ना कहीं स्टिफल हो रही है उसमें। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रुकावटें आ रही हैं, तकलीफें आ रही हैं, तो इससे उनकी अपील जो है वो कम हो रही है। एडिशनली इंडिया लैक्स अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम ऑफ सोशल इम्पैक्ट फंड्स एंड रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग मैंडेट्स विच इन अदर मार्केट्स ड्राइव ग्रीन बॉन्ड डिमांड। इंडिया में एक चीज़ की और कमी है, सोशल इम्पैक्ट फंड के इकोसिस्टम की कमी है ना, और रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग मैंडेट्स कि आपको इतना जो है वो यहाँ पर इन्वेस्ट करना ही है ग्रीन प्रोजेक्ट्स में। इस तरीके के इन्वेस्टिंग मैंडेट्स इंडिया में नहीं है, ठीक है, जो कि बाकी मार्केट्स में है, मतलब और देशों में। तो उसकी वजह से वहाँ पर ग्रीन बॉन्ड्स की डिमांड ज़्यादा है। अब वाइड मैटर्स, अब ये चीज़ें क्यों मायने रखती हैं कि गवर्नमेंट की जो इनेबिलिटी है, सरकार की जो अक्षमता है टू रेज एडिक्वेट प्रोसीड्स फ्रॉम दी SGRBs इम्पैक्ट्स फंडिंग फॉर स्कीम्स एलिजिबल अंडर इट। ठीक है, इसका अब नुकसान ये होता है कि जो SRGBs से पैसा कम आ रहा है क्योंकि उसको लोग खरीद नहीं रहे हैं, है ना, इन्वेस्टर्स, तो इससे क्या होता है कि जो भी स्कीम्स इसके अंतर्गत एलिजिबल है उनको भी पैसा नहीं मिल पाता। ठीक है, और साथ ही साथ जो जनरल रेवेन्यू है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है कि सरकार जो अपना और जगह से रेवेन्यू लेके आ रही है उसको इन प्रोजेक्ट्स में डालना पड़ता है सरकार को। प्रॉब्लम ये हो जाती है। ठीक है, इनिशियली द एस्टिमेटेड फंडिंग रिक्वायरमेंट फ्रॉम SGRB प्रोसीड्स फॉर 24-25 स्टूड एट 32,061 करोड़। यानी कि 2024-25 में एस्टिमेट किया गया था कि जो SGRB से फंडिंग रिक्वायरमेंट होगी वो इतनी होगी 24-25 के लिए। हाउएवर आफ्टर अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू सेल SGRBs ड्यू टू हायर यील्ड्स cited by investors,
द रिवाइज एस्टिमेट हैज़ बीन लोअर टू, फिर उसके बाद कुछ SGR को लेकर मतलब इसको नहीं बेच पाई सरकार, क्योंकि कुछ इन्वेस्टर्स ने ये कहा कि इसकी यील्ड बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से जो एस्टिमेट है वो कम कर दिया गया, 25,000 करोड़ का कर दिया गया। एज अ रिजल्ट एलोकेशन फॉर अ स्कीम प्रमोटिंग ग्रिड स्केल सोलर प्रोजेक्ट हैज़ बीन स्लैश्ड। तो इसी वजह से जो से अब ये स्कीम थी ग्रिड स्केल सोलर प्रोजेक्ट की, इस स्कीम के लिए जो एलोकेशन किया गया था वो 13,000 करोड़ का था, उसको कम करना पड़ा 10,000 करोड़ के। द टोटल एक्सपेंडिचर इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर will be made against expected proceeds amounting to 21,697 crore, and to bridge the shortfall roughly around 3,600 crore will be drawn from the government general revenue। ठीक है, तो मतलब अब जो भी सरकार का खर्चा होगा उसमें से 21,697 करोड़ जो है वो ग्रीन बॉन्ड से आ जाएगा, और बाकी जो कमी होगी लगभग 3,600 करोड़ की वो गवर्नमेंट जनरल रेवेन्यू से पैसा देगी। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है, देखो रिसेंट वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार इमर्जिंग मार्केट के जो सॉवरन इशूअर्स हैं दे टेंड टू इशू मोर बॉन्ड्स दैट फाइनेंस अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन एंड सोशल प्रोजेक्ट्स कंपेयर टू एडवांस मार्केट सॉवरन इशूअर्स विच ओवरवेलमिंगली इशूज ग्रीन बॉन्ड्स। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट ये कह रही है कि जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनमें जो इस तरीके के सॉवरन इशूअर्स हैं जो इस तरीके के बॉन्ड्स जारी करते हैं वो ज़्यादातर एक कॉम्बिनेशन ऑफ बॉन्ड्स जो है वो जारी कर रहे हैं, कि बॉन्ड्स ऐसे जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स और सोशल प्रोजेक्ट्स दोनों के लिए जिनका पैसा इस्तेमाल हो सकता है, और कंपेयर टू जो एडवांस मार्केट्स हैं वहाँ पर ग्रीन बॉन्ड्स ज़्यादा इशू किए जा रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। इन अदर वर्ड्स बॉन्ड्स फॉर प्रोजेक्ट्स दैट कंबाइन ग्रीन एंड सोशल प्रोजेक्ट्स ऑल्सो नोन एज सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड्स कुड बूस्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट एंड इंक्रीज प्रोसीड्स फ्रॉम द इशूज़। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई ऐसे बॉन्ड्स निकाले जाएँ जो कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन एंड सोशल प्रोजेक्ट्स हों तो उनसे ये फ़ायदा हो सकता है कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बढ़ सकता है, और जो इस तरीके के बॉन्ड जारी किए जाते हैं उनसे आने वाला पैसा या प्रोसीड्स भी बढ़ सकता है। द रिपोर्ट ऑल्सो नोटेड दैट सॉवरन्स टेक कंसिडरेबल टाइम टू प्रिपेयर द पोस्ट इशुएंस एलोकेशन एंड इम्पैक्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में ये भी मतलब जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसमें ये भी बात की गई है कि जो सॉवरन्स हैं मतलब जो इस तरीके के बॉन्ड जारी करते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। ठीक है, पोस्ट इशुएंस एलोकेशन एंड इम्पैक्ट रिपोर्ट बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। इसकी वजह से भी इन्वेस्टर्स का जो इम्पैक्ट है मतलब इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। ठीक है, उनको भी ये चीज़ भी पसंद नहीं है कि रिपोर्टिंग वगैरह में और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगे। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट योर सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स और वाई इसकी जो डिमांड है, वाई इट्स डिमांड इज़ वीक। क्लियर है? चलिए अब हम लोग यहाँ पर ये वाला आर्टिकल देखते हैं जो बात कर रहा है प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना स्कीम की ज़रूरतें और इसके जो एम्स हैं वो। देखो जब बजट पेश किया गया था 1 फरवरी के दिन तो वहाँ पर बजट में ये स्कीम अनाउंस हुई है इस बार की, ध्यान रखेंगे। दैट इज़ द लॉन्च ऑफ प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, दैट इज़ PMDKY। ठीक, अब ये ADP के लाइंस पर स्कीम लॉन्च की गई है। ADP इज़ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो इसको लेकर निर्मला सीतारमण ने यही कहा अपने बजट के दौरान कि मोटिवेटेड बाय द सक्सेस ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की जो सफलता है उसी से मोटिवेट होकर सरकार जो है वो PMDKY शुरू करेगी इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स, राज्यों के साथ मिलके। अब ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है इसको प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया था जनवरी 2018 में। इस प्रोग्राम का एम ये था कि क्विकली एंड इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म 112 ऑफ द मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस इंडिया। ठीक है, यानी कि भारत में 112 जो मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अंडर डेवलप्ड ज़िले हैं, उनको ट्रांसफॉर्म करना क्विकली और इफेक्टिवली तरीके से बेस्ड ऑन 3 C's। वो 3 C's क्या थे? पहला वॉज कन्वर्जेंस, यानी कि सेंट्रल और स्टेट की जो स्कीम है उनका कन्वर्जेंस। ठीक है, मतलब एक साथ वो काम करें। इसके बाद दूसरा C है कोलैबोरेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल नोडल ऑफिसर्स एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, ये सब साथ मिलकर कोलैबोरेशन में काम करें। और तीसरा है कंपटीशन अमंग डिस्ट्रिक्ट्स थ्रू मंथली डेल्टा रैंकिंग। ठीक है, कि मतलब राज्यों के ये जो ज़िले हैं इनके बीच में आपस में कंपटीशन हो, सो दैट कि इनको ये लगे कि हाँ इस
पैरामीटर के ऊपर जो ये वाला जिला है वो अच्छा कर रहा है तो हमें उससे आगे बढ़ना है, तो इस तरीके की कंपटीशन की भावना भी हो। तो ये 3 सीज के बेसिस पर ये स्कीम लॉन्च की गई थी। अब द रैंकिंग इज बेस्ड ऑन द इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस मेड अक्रॉस 49 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स अंडर 5 ब्रॉड सोशियो इकोनॉमिक थीम्स। ठीक है, इसमें जो रैंकिंग दी जाती थी वो बेसिकली 49 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो 5 ब्रॉड सोशियो इकोनॉमिक थीम्स हैं उनके अंडर थी। वो थीम्स क्या क्या है? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये बेसिकली दीज वर द 5 ब्रॉड थीम्स। अब डिस्ट्रिक्ट्स टू बी कवर्ड, अब हम आ जाएंगे वापस से ये PMDKY पर। ये तो बात अभी तक हो रही थी ADP की, अबाउट द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो PMDKY जो है ये 100 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेगा बेस्ड ऑन 3 ब्रॉड पैरामीटर्स। ठीक है, इन 3 पैरामीटर्स के आधार पर 100 जिलों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और वहाँ पर इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। दैट इज़ लो प्रोडक्टिविटी, यानी कि जहाँ पर पैदावार कम है, जहाँ पर क्रॉप इंटेंसिटी मॉडरेट है और जहाँ पर बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स हैं, जहाँ के किसानों को मतलब क्रेडिट वगैरह नहीं मिल पाता है ना। तो इन 3 पैरामीटर्स के आधार पर 100 जिले जो हैं वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे और वहाँ पर फिर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैज़ बीन कलेक्टिंग डेटा ऑन दीज पैरामीटर्स बेस्ड ऑन विच द डिस्ट्रिक्ट्स विल बी आइडेंटिफाइड। तो बेसिकली ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं इन पैरामीटर्स के आधार पर और इसी के बाद ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको आइडेंटिफाई या चिन्हित किया जाएगा। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है? क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब होता है इज़ अ मेजर ऑफ हाउ एफिशिएंटली लैंड इज़ यूज्ड, कि जो ज़मीन है उसका कितना एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको डिफाइन किया जाता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी को एज द परसेंटेज ऑफ द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया टू द नेट एरिया सोन। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडिकेट्स द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन एन एग्रीकल्चरल ईयर। ठीक है, मतलब इसका मैं अगर आपको वैसे समझाऊं कि लेट से कि कोई ज़मीन है, ठीक है, दिस इज़ अ पीस ऑफ लैंड, इसका लेट से एरिया है 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज़ द एरिया ऑफ दिस लैंड। अब इस लैंड के ऊपर कितनी बार खेती की जा रही है साल में? अगर आप एक बार इस पूरे की पूरी ज़मीन पर खेती करते हैं लेट से एक सीज़न में, तो यानी कि आपका जो ये हो गया क्रॉपिंग एरिया वो पहली बार में 100 हो गया। ठीक है, फिर आपने दूसरे सीज़न में भी इसमें जो है वो क्रॉपिंग कर ली, एक ही साल में विद इन द सेम ईयर दोबारा आप क्रॉपिंग कर रहे हैं, तो यानी कि आपका जो क्रॉपिंग एरिया है वो 200 हो गया। यस और नो? 200 मीटर स्क्वायर हो गया क्रॉपिंग एरिया। जबकि जो नेट सोन एरिया है या जो एरिया ऑफ द लैंड है वो कितना था? 100 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालेंगे CI, दैट इज क्रॉपिंग इंटेंसिटी, दैट विल बी 200/100। इसको परसेंटेज में अगर हम निकालें तो दिस बिकम्स 200%। यानी कि आपने एक ज़मीन का जो इस्तेमाल है, एक ज़मीन के टुकड़े का जो इस्तेमाल है, आप पीस ऑफ लैंड का यूटिलाइजेशन आपने साल में 2 बार किया है, तो दैट गिव्स यू दी क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ठीक है, समझ गए बात? वही चीज़ उन्होंने यहाँ पर भी दी हुई है ना। क्लियर है? वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई। सिंपल वर्ड्स, इट इंडिकेट्स द क्रॉपिंग इंडिकेट्स द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन अ पीस ऑफ लैंड इन एन एग्रीकल्चर ईयर। ठीक है, यानी कि एक एग्रीकल्चरल ईयर में कितना क्रॉप्स यहाँ पर उगाए जा रहे हैं, वही चीज़ मैंने आपको बता दी है ना। एट दी ऑल इंडिया लेवल, पूरे इंडिया के लेवल पर जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो 2021-22 की 155% है। यानी कि आप ज़मीन का इस्तेमाल एक बार पूरा कर रहे हैं और दूसरी बार में आप उसको कह सकते हैं 55% कर रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो द फिगर ग्रेटली वेरीड फ्रॉम स्टेट टू स्टेट ये वेरिएशन होता है। और जहां हम बात करते हैं 1950-51 की, क्रॉपिंग इंटेंसिटी सिर्फ 111% हुआ करती थी। यानी कि उस समय अब इरिगेशन फैसिलिटीज़ वगैरह बढ़ गई हैं और ये सब चीज़ें हो गई हैं, तो उसकी वजह से क्रॉपिंग इंटेंसिटी में भी इंप्रूवमेंट हुआ है। इसके बाद मिनिस्ट्री हैज़ रिक्वेस्टेड द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड नाबार्ड टू शेयर द डेटा ऑन डिस्ट्रिक्ट वाइज फार्म क्रेडिट। ठीक है, तो ये जो एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री है इसने डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और नाबार्ड से ये रिक्वेस्ट किया है कि वो डिस्ट्रिक्ट वाइज फार्म क्रेडिट का जो डेटा है वो भी उनके साथ शेयर करें। इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें और कितना एलोकेशन किया गया उसकी बात करें, तो इसके पहले तो ये फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है, एक तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो है उसको बढ़ाना है। ठीक, इसके बाद क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को अडॉप्ट करना है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है। इसके बाद जो पोस्ट हार्वेस्टिंग स्टोरेज है एट द पंचायत एंड ब्लॉक लेवल उसको ऑगमेंट करना है, उसको इंप्रूव करना है। इरीगेशन फैसिलिटीज़ को इंप्रूव करना है और फैसिलिटेटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट। ठीक है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्रेडिट अवेलेबल हो उसके लिए फैसिलिटेशन प्रोवाइड करना है। तो ये बेसिकली इसके 5 मेन उद्देश्य हैं और इस प्रोग्राम से लगभग
1.7 करोड़ यानी कि 1,70,00,000 किसानों को जो है वो फ़ायदा पहुंचेगा। हालांकि बजट डॉक्यूमेंट में यानी कि बजट में कोई इसके लिए अलग से एलोकेशन नहीं किया गया है, लेकिन ऑफिशियल्स का ये कहना है कि जो भी स्कीम्स इंप्लीमेंट की जाती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, उसके वेरियस स्कीम्स से ही पैसा इसके लिए निकाल लिया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि गवर्नमेंट जो है वो एलोकेशन इस स्कीम के लिए कर सकती है जब इस स्कीम को फॉर्मली आधिकारिक तौर पर यूनियन कैबिनेट से जब अप्रूवल मिल जाएगा, है ना, और जब इस स्कीम का रोल आउट होगा ग्राउंड पे यानी कि ऑन द फील्ड इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो उससे पहले इसके लिए पैसा एलोकेट किया जा सकता है। ठीक है, अभी तो सिर्फ स्कीम जो है वो लॉन्च हुई है, मतलब बजट में अनाउंस किया गया है, बट अगर इसका यूनियन कैबिनेट से अप्रूवल मिलता है तो उसके बाद एलोकेशन हो सकता है। क्लियर हो गई बात? दिस इज अबाउट दी प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य कृषि योजना। ठीक है, PMDKY लिखा है, वैसे PM, अच्छा धन धान्य को एक साथ ले लिया उन्होंने तो इसलिए PMDKY। क्लियर हो गई बात? चलिए अब हम लोग इस आर्टिकल की बात करते हैं, इंडियाज मिडिल क्लास 2.0। देखो, इंडिया का जो मिडिल क्लास है आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी के बाद भारत का जो मध्यम वर्गीय सेक्टर है, जो दैट वाज लार्जली क्रिएटेड बाय द पब्लिक सेक्टर। ये पब्लिक सेक्टर की वजह से बना था। पब्लिक सेक्टर में अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 31 मार्च 1995 का डेटा दिया गया है कि 194.7 लाख जो है वो पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉयड थे और ऑर्गेनाइज प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ 80 लाख के आसपास थे। ठीक है, जो फॉर्मर यानी कि पब्लिक सेक्टर में है उसमें एम्प्लॉयज़ कौन कौन होते हैं? जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स में एम्प्लॉयज़ हैं, या जो क्वासी गवर्नमेंट यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो PSUs में काम करते हैं वो। ठीक है, और लोकल बॉडीज़ में जो काम करते हैं वो। तो ये वैल्यू गिर के, ये संख्या गिर के 31 मार्च 2012 में यानी कि 95 से 12 अराउंड कितने 17 साल हो गए, 17 साल में ये संख्या 194 से गिर के 176 लाख हो गई। और जो ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की संख्या है वो लगभग 80 लाख से बढ़ के 120 लाख के आसपास पहुंच गई। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डजंट सीम टू हैव कंपाइल्ड और रिलीज्ड स्टैटिस्टिक्स ऑन ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट आफ्टर 2011-12। ठीक है, 2011-12 के बाद से जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है उसने ये पब्लिक सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं, इसको लेकर कोई डाटा रखा नहीं है। और जो डेटा 2018-19 के इकोनॉमिक सर्वे में भी छपा था वो सिर्फ 2011-12 तक ही था, उसके आगे का डेटा उसमें भी नहीं है। ठीक है, अब हम मिडिल क्लास 2.0 की बात करें तो इट इज़ फेयर टू एज्यूम, यानी कि एज्यूम करना फेयर होगा कि दैट द ट्रेंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट शिफ्टिंग फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसका ट्रेंड वो शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम द पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर, स्पेशली जो 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे उसके बाद। ठीक है, और इसमें जो पेस आया है शिफ्टिंग फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर, ये 2011-12 के बाद बढ़ा है। अब वन इंडिकेटर ऑफ दैट इज द नंबर ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयज़ विद द इंडियन रेलवेज। ठीक है, इंडियन रेलवेज में कितने एम्प्लॉयज़ हैं उसकी अगर हम बात करें तो 1991 से लेकर 90-91 से लेकर 22-23 के बीच में, जहां 90-91 में लगभग 16.5 लाख के आसपास एम्प्लॉयज़ हुआ करते थे रेलवेज में रेगुलर एम्प्लॉयज़, वो यहाँ पर गिर के वैल्यू अब 12 लाख के आसपास आ गई है। ठीक है, इवन आफ्टर अकाउंटिंग फॉर द इंक्रीज टू 12.5 लाख लास्ट फिस्कल, यानी कि पिछले साल, मतलब उससे पिछले साल में अगर हम बात करें तो 12.5 लाख के आसपास का इंक्रीज़ हुआ था, लेकिन 1991 से जो ड्रॉप हुआ है दैट वर्क्स आउट टू बी 4 लाख और ऑलमोस्ट अ क्वार्टर। ठीक है, 4 लाख के आसपास का तो यहाँ पर गैप हो ही गया है ना। तो स्टिल शार्पर इज़ द रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट विद सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। पब्लिक सेक्टर जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनमें भी एम्प्लॉयमेंट काफ़ी कम हो रहा है। जहां 1990-91 में 22 लाख के आसपास लोग इसमें एम्प्लॉयड थे, वो 2023-24 में सिर्फ 8 लाख हो गए हैं। ठीक है, दूसरी तरफ जो IT इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, जो कि सिंबल बन चुका है इंडिया का पोस्ट रिफॉर्म सेकंड मिडिल क्लास, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें आप देखिए क्या हो रहा है। जैसे TCS हो गया या इन्फोसिस हो गया, ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी 2004-05 में इतने एम्प्लॉयज़ हुआ करते थे 45,000 36,000 के आसपास, जो आज के समय में यानी कि 2004-05 के बाद से 15 साल बाद
4,48,000 2,42,000 हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर चीज़ें बढ़ रही हैं। और इसमें रियल बूम जो है वो कोविड-19 के बाद आया है। एज द पेंडेमिक ट्रिगर्ड इंक्रीज डिमांड फॉर डिजिटाइजेशन, ठीक है, क्योंकि पेंडेमिक के बाद यानी कि कोविड आने के बाद डिजिटाइजेशन होने की मांग बढ़ी है ना, तो इसलिए जो ये कंपनीज़ हैं उनको भी क्या करना पड़ा, अपना जो मतलब डिजिटल सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे थे उनको बढ़ाना पड़ा, तो सॉफ्टवेयर सर्विसेज का एक्सपोर्ट बढ़ा, ठीक है, साथ ही साथ आईटी कंपनीज में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, तो उस वजह से भी ये चीज़ें हुई हैं। इसके बाद आगे बात करें, द टोटल हेड काउंट इन द बिग 5 फर्म्स, जो 5 बड़ी आईटी कंपनीज हैं, दैट इज टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल और टेक महिंद्रा, यहाँ पर कुल मिला के 2020 में 11.5 लाख के आसपास लोग हुआ करते थे, और 2022 के सितंबर में बात करें तो 16 लाख के आसपास लोग यहाँ पर हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद हालांकि नंबर थोड़ा सा कम हुए हैं, 2024 के मतलब दिसंबर में डेटा बताया गया 15 लाख के आसपास हैं, ठीक है, लेकिन ये फिर भी जो 12.5 लाख रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं विद इंडियन रेलवेज उनसे ज़्यादा हैं। इट इज़ ऑल्सो मोर देन द करेंटली एस्टिमेटेड 14.2 लाख ऑफिसर्स, सोल्जर्स, एयरमैन एंड सेलर्स इन द 3 डिफेंस सर्विसेज। तीनों डिफेंस सर्विसेज में भी हमारे जितने लोग एम्प्लॉयड हैं लगभग 14 लाख के आसपास, उनसे भी ये ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद बैंकिंग सेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, अनदर नॉट एज मच हाईलाइटेड मिडिल क्लास 2 स्टोरी इज़ द बैंकिंग इंडस्ट्री। 91-92 में शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स इंडिया में टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ हुआ करती थी 9.8 लाख। पब्लिक सेक्टर बैंक का जो शेयर हुआ करता था वो 8.5 लाख या 87% होता था, ठीक है। तो इसमें अब गिरावट आई टू 7.7 लाख 2020-21 में जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, है ना, बट स्टिल एक्सीड द 6 लाख एम्प्लॉयज़ इन द प्राइवेट सेक्टर बैंक, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक से अभी भी ये ज़्यादा है। तो 2022-23 की अगर हम बात करें तो वॉज अ लैंडमार्क व्हेन द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स फॉर द फर्स्ट टाइम ओवरटुक द स्टेट ओन्ड काउंटर पार्ट्स। तो 2022-23 में पहली बार ऐसा हुआ कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक से आगे बढ़ गए इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 2023-24 में उनका एम्प्लॉय स्ट्रेंथ जो है वो 8.74 लैक्स था, एज अगेंस्ट लेस देन 7.5 लैक्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी लोग अब कम हो रहे हैं, ठीक है, ये भी प्राइवेट सेक्टर में बढ़ रहे हैं। दिस इवन एज द बैंकिंग इंडस्ट्री ओवरऑल टुडे एम्प्लॉयज़ रफली ट्वाइस इट वट इट डिड इन 91-92, ये 92 होगा, ठीक है। तो मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री में आज उतने लोग काम कर रहे हैं जितने 1991-92 में थे, उससे दुगने। अ बेटर आइडिया ऑफ द प्राइवेट सेक्टर लेड ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी हैड एट एन इंडिविजुअल बैंक लेवल, ठीक है। इंडिविजुअल बैंक लेवल पर अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा हमें और ज़्यादा आइडिया मिल सकता है। तो वहीं इन्होंने 5 बैंकों की यहाँ पर बात की है, तो बिग 5 प्राइवेट सेक्टर बैंक जो हैं, दैट इज़ एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक महिंद्रा और बंधन बैंक। इनमें लगभग 2023-24 में कुल मिला के 6 लाख के आसपास एम्प्लॉयज़ हैं। एचडीएफसी के एम्प्लॉय स्ट्रेंथ जो 2,13,000 के आसपास है वो स्टेट बैंक से कम है, ठीक है, स्टेट बैंक से थोड़ा सा कम है। स्टेट बैंक में जहाँ 2,32,000 के आसपास है। नंबर एट आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक, ये इनकी संख्या जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर जो लेंडर है, सब मतलब पब्लिक सेक्टर जो बैंक है सेकंड सबसे बड़ा तो स्टेट बैंक है, सेकंड नंबर पर है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। तो इन दोनों की संख्या आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक की इससे ज़्यादा है। इसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक की अगर हम बात करें और बंधन बैंक की बात करें तो ये भी जो बाकी अदर स्टेट ओन्ड बैंक्स है जैसे कि कैनरा बैंक हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया या बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट चैलेंज की अगर हम बात करें तो सिंपली पुट लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ओपनड अप न्यू इंडस्ट्रीज़। लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से नई इंडस्ट्रीज़ जो है वो बनी हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो इससे प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं। तो इसकी वजह से अनप्रेसिडेंटेड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है, चाहे वो आईटी सेक्टर में हो या फाइनेंस सेक्टर में हो, बैंकिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, मार्केट इंटरमीडिएशन, ब्रोकरेज, इन सब में, ठीक है, या फिर जो अकाउंटेंसी, लीगल, हेल्थ, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, एविएशन, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, रियल एस्टेट एंड रिटेल सर्विसेज, इन सब चीज़ों में जो है वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। द प्राइवेट सेक्टर लेड मिडिल क्लास 2.0's expansion happened just when the post-independence government created middle class 1.0 started shrinking with the initiation of reforms, ठीक है। मतलब जो आज़ादी के बाद ये मिडिल क्लास 1.0 बना था वो जब श्रिंक करने लगा क्योंकि नए रिफॉर्म्स आए, तो उसके बाद फिर ये प्राइवेट सेक्टर वाला मिडिल क्लास अब बढ़ने लगा। द अबव जॉब जनरेशन हाउएवर हैज़ हैड अ मेजर लिमिटेशन।
इट हैज़ बीन मेनली इन सर्विसेज। ठीक है, जो जॉब जनरेशन हुआ है उसकी कुछ लिमिटेशन है, खासकर सर्विसेज में। इंडिया अनलाइक चाइना एंड मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैज़ नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इंडिया जैसा चाइना में हुआ है या जैसा और इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ में हुआ है वैसा इंडिया में नहीं हुआ। ठीक है, इंडिया में स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है इन्वॉल्विंग द लार्ज स्केल ट्रांसफर ऑफ सरप्लस लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सेक्टर्स पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग एंड मॉडर्न सर्विसेज। ठीक है, जो मतलब एक्सेस सरप्लस लेबर है फ्रॉम एग्रीकल्चर वो बाकी सेक्टर्स में लाइक मैन्युफैक्चरिंग और मॉडर्न सर्विसेज में उस तरीके से स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ जहाँ पर प्रोडक्टिविटी जो है मतलब आउटपुट वैल्यू पर वर्कर और एवरेज इनकम जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, ऑफिशियल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ये दिखाता है कि फार्म सेक्टर का शेयर इंडिया के वर्कफोर्स में 93-94 में जहाँ 64% था वो 2021-22 में गिर के 48.9% हुआ। ठीक है, इसके बाद और कम हुआ 2018-19 में लगभग 42% के आसपास, लेकिन 23-24 में ये बढ़ के फिर से 46% पर हो गया है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के शेयर की अगर हम बात करें तो 93-94 में जहाँ 10% के आसपास था 2011-12 में 12.5% के आसपास हुआ, 23-24 में फिर कम होकर 11% के आसपास आ गया। लेटेस्ट जो 23-24 की PLFS रिपोर्ट है वो ये कहती है कि दैट 11.4% शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन द टोटल एम्प्लॉयड लेबर फोर्स टू बी बिलो दैट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कि मतलब ये जो जितने लोग अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं वो इससे कम है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से या जो ट्रेड होटल एंड रेस्टोरेंट का सेक्टर है या जो अदर सर्विसेज का सेक्टर है उससे भी कम है। 10 वाइल द सर्विस सेक्टर हैज़ एक्सपेंडेड, सर्विस सेक्टर तो बड़ा है लेकिन इंडिया जो है वो एक बैक ऑफिस बनता जा रहा है दुनिया का। जैसे चाइना जो है उसको कहा जाता है इट इज़ द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसी तरीके से इंडिया इज़ बिकमिंग द बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड। जो वेल पेइंग जॉब्स हैं वो बेटर एजुकेटेड लोगों को ही मिलती है। ठीक है, नॉट एवरीवन, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, डॉक्टर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, अकाउंटेंट, लॉयर ये तो नहीं बन सकता है ना। ज़्यादातर जो सर्विस सेक्टर के जॉब्स हैं वो इनफॉर्मल हैं और लो पेइंग है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन और हेड लोड लेबर, सैनिटेशन का काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी, स्टाफिंग, डोमेस्टिक हेल्प, शॉप असिस्टेंट, पेटी रिटेलिंग एंड गिग वर्कर्स, ये सारे काम कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर ऊबर का एग्जाम्पल दिया है कि ऊबर के पास 10 लाख ड्राइवर्स हैं जो उसके प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। जोमेटो ने लगभग 4,80,000 एवरेज मंथली एक्टिव फूड डिलीवरीज हैं उनकी। ठीक है, और 1,45,000 क्विक कॉमर्स राइडर्स हैं ड्यूरिंग अक्टूबर-दिसंबर 2024। इसका जो राइवल है दैट इज स्विगी, उसके 4,43,000 के आसपास एवरेज ट्रांजैक्शनिंग डिलीवरी पार्टनर्स हैं फ्रॉम द सेम क्वार्टर। बट दीज जॉब्स कैन नॉट बियॉन्ड अ पॉइंट गेट पीपल टू जॉइन द मिडिल क्लास 2.0। लेकिन ये जॉब्स ऐसी हैं कि इसमें एक बियॉन्ड द पॉइंट जाके जॉब्स नहीं मिल सकती। ठीक है, तो वहीं पर बेसिकली इंडिया के एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। समझ रहे हैं बात? ठीक है, तो क्लियर हुआ ये। यहाँ पर जो चार्ट्स दिए गए हैं इनमें IT कंपनीज़ में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं वो, और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में समय समय पर कितने लोग एम्प्लॉयड हैं वो दिया गया है। एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयज़ इन लैक्स, चाहे रेलवेज़ की बात करें या जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनकी बात करें, दोनों में ही आप देख सकते हैं गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर गिरावट हो रही है, इनमें जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो अगर आपको ये आर्टिकल समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारी टेस्ट सीरीज़ जो है प्रीलिम्स की, अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम है आप। जनरल स्टडीज़ करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ आपको 699 में मिल जाती है, ओनली जनरल स्टडीज़ 449 में, सिर्फ करंट अफेयर्स 299 में, ओनली CSET के 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको 249 में मिल जाएंगे। इनमें से आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं वो एनरोल कर सकते हैं हमारे ऐप और वेबसाइट के थ्रू। और हमारे CSET की जो क्लासेस का बैच है, अगर आप इसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ओनली 999 में आपको ये बैच दिया जा रहा है, तो वहाँ से भी आप इसको एनरोल कर सकते हैं। और हमारे ऐप को आप प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। अगर आपको प्ले स्टोर में ऐप नहीं मिलता है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको यहाँ से लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे। और इसका बेनिफिट ये रहेगा ऐप डाउनलोड करने का कि अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप को डाउनलोड, वीडियोस को डाउनलोड करके ऐप के थ्रू ऑफलाइन भी देख सकते हैं। तो जाने से पहले
मैं एक बार आप लोगों से फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारे एफर्ट्स हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा हमें भी हेल्प होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलते रहें। और साथ ही साथ आप हमारा ये जो करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर आपको हाईलाइटेड आर्टिकल्स मिलते हैं, आप इसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसके थ्रू जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।